नमस्कार। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में 2026 के भारतीय क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों के पूरे सफर को डिकोड किया जाएगा। सरकार के कड़े टैक्स नियमों को समझने से लेकर एक सही प्लेटफॉर्म चुनने और डिजिटल वेल्थ को एक मजबूत तिजोरी की तरह सुरक्षित रखने तक सब कुछ गहराई से कवर होगा। तो चलिए इस जटिल परिदृश्य को थोड़ा आसान बनाते हैं। सबसे पहले जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए। 119 मिलियन। जी हां, 2024 से 2025 के बीच भारत में क्रिप्टो यूजर्स की संख्या 94 मिलियन से सीधा उछलकर 119 मिलियन पार कर गई। मतलब सिर्फ एक साल में 25 मिलियन नए यूजर्स। ये कोई आम उछाल नहीं है। ये दिखाता है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से लेकर हर जगह डिजिटल एसेट्स को लेकर दिलचस्पी कितनी तेजी से बढ़ रही है। अब इस पूरे सफर को 4 साफ और आसान चरणों में बांटा गया है। पहला, 2026 के नए क्रिप्टो नियम। दूसरा, एक सही एक्सचेंज कैसे चुनें। तीसरा, असल में ट्रेड कैसे करें। और चौथा, अपनी डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित कैसे रखें। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले चरण से। 2026 के क्रिप्टो नियम। पैसा लगाने से पहले कंप्लायंस और टैक्स के इस जाल को समझना बिल्कुल जरूरी है। देखिए, टैक्स की जो कड़वी सच्चाई है वो ये है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के मुनाफे पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। हर बिक्री पर 1% टीडीएस अपने आप कट जाता है, जो फॉर्म 26AS में दिखेगा। और सबसे बड़ा पेंच, अगर एक कॉइन में भारी नुकसान हो जाए तो उसे किसी दूसरे कॉइन के मुनाफे से सेट ऑफ बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब लीगल तरीके से काम करने के लिए FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड एक्सचेंज का इस्तेमाल करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि मजबूरी है। जो प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें कड़े एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC कानूनों का पालन करना ही होता है, जिससे सिस्टम सुरक्षित रहता है। और अगर कोई सोचता है कि बिना रजिस्ट्रेशन वाले प्लेटफॉर्म्स पर चला जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। नियम तोड़ने पर बिना रिपोर्ट किए गए लेनदेन के लिए रोजाना 200 रुपये का जुर्माना है। गलत रिपोर्टिंग पर 50,000 की पेनल्टी है। और सबसे खतरनाक बात, पूरे के पूरे एसेट्स ब्लॉक हो सकते हैं। आय कम दिखाने पर 200% तक का टैक्स जुर्माना भी लग सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर, सही एक्सचेंज का चुनाव। घरेलू प्लेटफॉर्म चुनें या ग्लोबल, आइए समझते हैं। इस भीड़ भाड़ वाले बाजार में हर प्लेटफॉर्म की अपनी खूबी है। जैसे अगर फीस बचानी हो तो फ्लिटपे पर 0.2% की न्यूनतम स्पॉट फीस लगती है। अगर कोई प्रो ट्रेडर है जिसे मार्जिन ट्रेडिंग चाहिए तो CoinDCX बेहतरीन है। दुनिया भर की लिक्विडिटी और भारी वॉल्यूम के लिए बाइनेंस का नाम आता है। और अगर म्यूचुअल फंड्स की तरह क्रिप्टो बास्केट्स में निवेश करना हो तो मोड्रेक्स के कॉइन सेट्स काफी काम के साबित होते हैं। तो असल में चुनौती क्या है? घरेलू एक्सचेंजेस का फायदा यह है कि सीधा UPI या बैंक से पैसे जमा किए जा सकते हैं, पर वहां लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। दूसरी तरफ ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर गहराई और शानदार टेक फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वहां भारतीय रुपए डालने के लिए पीयर टू पीयर यानी P2P मेथड से गुजरना पड़ता है। अगर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस पर बेस ट्रेडिंग फीस महज 0.1% होती है। और मजे की बात यह है कि अगर प्लेटफॉर्म के नेटिव टोकन का इस्तेमाल फीस देने के लिए किया जाए तो ये और भी कम हो जाती है। जो लोग बहुत ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं उनके लिए ये छोटी सी बचत लंबी रेस में काफी फायदेमंद होती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे प्रैक्टिकल चरण पर, ट्रेड करना। आखिर UPI या P2P के जरिए खरीदारी होती कैसे है? घरेलू ऐप्स पर UPI से खरीदारी अब बहुत सीधी हो गई है। बस पैन या आधार से KYC पूरी करनी होती है, बैंक डिटेल्स डालनी होती हैं और UPI से पैसे डिपॉजिट करने होते हैं। पर यहाँ एक बात गांठ बांध लेना जरूरी है। पैन कार्ड का नाम और बैंक अकाउंट का नाम 100% मैच होना चाहिए, वरना फंड्स वहीं अटक जाएंगे। वहीं ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर P2P मार्केट को नेविगेट करना होता है। इसमें किसी दूसरे वेरीफाइड व्यक्ति से सीधे डील की जाती है। सेलर को अमाउंट और UPI के आधार पर फिल्टर किया जाता है। फिर उनके दिए गए QR कोड पर पैसे भेजकर पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपलोड करना होता है। सेलर के कंफर्म करते ही एसेट्स रिलीज हो जाते हैं। लेकिन P2P में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। कभी भी किसी भी हालत में थर्ड पार्टी अकाउंट से पेमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब एक्सचेंज अकाउंट एक व्यक्ति का और पेमेंट किसी और के बैंक से, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा करने पर सेलर पेमेंट रिजेक्ट कर देगा, एसेट्स होल्ड हो सकते हैं और बैंक अकाउंट स्कैम के रडार पर आकर हमेशा के लिए फ्रीज हो सकता है। फाइनली हम आते हैं चौथे और आखिरी चरण पर, डिजिटल एसेट्स को सुरक्षित रखना। क्रिप्टो खरीद तो लिया, अब उसे बचाएं कैसे?
देखिए, एक्सचेंज पर कॉइन्स छोड़ना रोज की ट्रेडिंग के लिए बहुत सुविधाजनक है, पर यह साइबर अटैक्स के सामने कमजोर होते हैं। इसके एकदम उलट हार्डवेयर वॉलेट्स अल्टीमेट ऑफलाइन सिक्योरिटी देते हैं। हाँ, इन्हें थोड़ा मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है, पर ये फंड्स को हैकर्स की पहुंच से कोसों दूर रखते हैं। हार्डवेयर वॉलेट्स दरअसल ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो प्राइवेट कीज को इंटरनेट की दुनिया से बिल्कुल काट कर एकदम ऑफलाइन रखते हैं। इससे मैलवेयर या फिशिंग का कोई खतरा नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात, कल को अगर कोई बड़ा एक्सचेंज दिवालिया भी हो जाए तो भी कॉइन्स 100% सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि असली कंट्रोल निवेशक के ही हाथ में होता है। मार्केट में वन की जैसे मॉडल्स की तुलना करें तो $99 का क्लासिक मॉडल है जो कार्ड स्टाइल और ब्लूटूथ के साथ आता है। और अगर और ज्यादा एडवांस सिक्योरिटी चाहिए तो $278 का प्रो मॉडल मौजूद है, जिसमें टच स्क्रीन, फिंगरप्रिंट स्कैनर और एयर गैप्ड सुरक्षा है, जो किसी भी तरह के ऑनलाइन कनेक्शन को नामुमकिन बना देती है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। 2026 के इस तेजी से मैच्योर होते बाजार में क्या रोजमर्रा की आसान सुविधा ही सब कुछ होगी, या फिर पूरी सेल्फ कस्टडी अपनाकर खुद का बैंक बनना डिजिटल वेल्थ का भविष्य तय करेगा? चुनाव जो भी हो, आगे का रास्ता पूरी तैयारी और सही जानकारी से ही तय होना चाहिए।